हम जब भी यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारी इमेजिनेशन में बड़े बड़े तारे होते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर पूरे यूनिवर्स में एक स्टार्स ही ऐसे होते हैं जो पूरे यूनिवर्स का लाइट एंड हीट सोर्स हैं। बिना तारों के यह पूरा यूनिवर्स पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा। स्टार्स ही इस यूनिवर्स को किसी अंधेरे कमरे में रखे दिए की तरह रोशन करते हैं। वैसे जब तारों की बात होती है तो हम इंसान ज्यादातर अपने सूर्य के बारे में ही सोचते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि सूर्य हमारा सबसे करीबी स्टार है। पर आपको बता दूं कि सूर्य तो हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा मिड रेंज स्टार है और इस आकार के तारे तो हमारे यूनिवर्स में काफी आम हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसे भी तारे मौजूद हैं जिनका आकार और द्रव्यमान हमारे सूर्य से भी हजारों गुना ज्यादा है। और आज की इस वीडियो में हम उन स्टार्स के बारे में ही जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे आखिर यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में 7 मेन टाइप्स के स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1, येलो डॉर्फ स्टार। इस तरह के तारे यूनिवर्स में काफी ज्यादा कॉमन है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे तारों की संख्या 10% से भी ज्यादा है और हमारा सन भी एक येलो डॉर्फ स्टार ही है। येलो डॉर्फ स्टार का सरफेस तापमान करीब 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, पर इसके कोर का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे सूरज के सरफेस का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके कोर का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं और उनमें फ्यूजन रिएक्शन होने लगती है, जिसके कारण 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूजन रिएक्शन कर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें लाइट एंड हीट एनर्जी बाहर निकलती है। इस तरह के तारों की उम्र यूनिवर्स में काफी ज्यादा होती है। इस तरह के तारे मैक्सिमम 10 बिलियन सालों तक जीवित रह सकते हैं। इसी तरह हमारी सन की उम्र भी करीब 10 बिलियन साल है, जिसमें से हमारा सन 5 बिलियन ईयर्स तक जी चुका है, यानी यह अपनी आधी उम्र जी चुका है। और आज से 5 बिलियन साल बाद हमारा सूर्य एक रेड जाइंट में बदल जाएगा, क्योंकि जब येलो डॉर्फ स्टार अपनी लाइफ के फाइनल स्टेज के करीब पहुंचते हैं तब वह रेड जाइंट्स में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि स्टार के पास हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसके कारण स्टार की बाहर की लेयर स्पेस में फैलने लगती हैं और तारे का आकार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब हमारा सूर्य रेड जाइंट बनेगा तब वह अपने चारों ओर ऑर्बिट करने वाले सभी ग्रह को अपने अंदर निगल लेगा, क्योंकि सूर्य की रेडियस बढ़ते बढ़ते नेपच्यून ग्रह तक पहुंच जाएगी और उस समय हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं बचेगा और हमारी पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा। यह किसी मिड रेंज साइज येलो डॉर्फ स्टार की सेकंड स्टेज होती है। नंबर 2, रेड जाइंट्स। तो जैसे कि हमने समझा कि रेड जाइंट येलो डॉर्फ स्टार की सेकंड स्टेज होती है, क्योंकि जब येलो डॉर्फ स्टार के अंदर हाइड्रोजन काफी कम मात्रा में बचती है तो वह अपने हल्के एलिमेंट्स के बजाय हैवी एलिमेंट्स को फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिसके कारण इस समय देखने पर यह तारा गहरे लाल रंग का दिखाई देता है और इस दौरान इसके अंदर मौजूद हल्के एलिमेंट्स भी बाहर की ओर मूव करने लगते हैं, जिसके कारण रेड जाइंट स्टार की बाहरी लेयर फैलने लगती हैं और इसका आकार अपने येलो डॉर्फ स्टार के समय की तुलना में कई गुना बड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो तारा अरबों सालों से अपने आसपास के ग्रहों पर लाइट एंड हीट एनर्जी पहुंचा रहा था और जीवन की उत्पत्ति में मदद कर रहा था, और वही तारा अपने चारों ओर मौजूद ग्रहों को अपने अंदर ले लेता है और अपने पूरे स्टार सिस्टम को तबाह कर देता है। इस तरह के तारे की उम्र करीब 1 बिलियन साल होती है और इस दौरान तारा अपने अंदर मौजूद बहुत से हैवी मेटल्स को भी फ्यूज कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर ज्यादा मात्रा में कार्बन, आयरन जैसे मोस्ट हैवी एलिमेंट्स बचते हैं, जिसके बाद तारे का कोर काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी तारे की अगली स्टेज शुरू होती है, जिसमें अगर इस तरह के तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य से 20 से 25 गुना ज्यादा होता है, ऐसे में वह सुपरनोवा धमाके के साथ फट जाता है और बाद में न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में बदल जाता है। लेकिन अगर इस समय स्टार का मास काफी कम है तो ऐसे में संभावना होती है कि अब वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और एक व्हाइट डॉर्फ स्टार में बदल जाता है। यह किसी मिड साइज येलो डॉर्फ स्टार की थर्ड स्टेज होती है। नंबर 3, व्हाइट डॉर्फ स्टार। जैसा कि मैंने बताया कि यह रेड जाइंट स्टार की अगली स्टेज होती है, जिसमें रेड जाइंट स्टार अब अपना तापमान धीरे धीरे खोने लगता है और ठंडा होने लगता है। इसी के साथ में उसका आकार भी काफी तेजी से छोटा होने लगता है और व्हाइट डॉर्फ स्टार फाइनली इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं
कि एक सन जितना बड़ा येलो डॉर्फ स्टार जब रेड जाइंट स्टेज में कई सौ गुना बड़ा होकर नेपच्यून ग्रह की कक्षा तक फैल गया था, अब वह दोबारा से कंप्रेस होते हुए पृथ्वी जैसे छोटे ग्रह जितने आकार में सिमट जाता है, जिसके कारण दिखने में भले ही व्हाइट डॉर्फ स्टार प्लैनेट जितने दिखाई दें, लेकिन इनके अंदर का मास किसी तारे जितना ही होता है। इस तरह के कई तारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भटकते हुए देखे हैं और इन तारों के छोटे आकार के कारण इनकी ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और अगर यह किसी स्टार सिस्टम के पास से गुजरते हैं तो यह उस पूरे स्टार सिस्टम को तबाह कर देते हैं। व्हाइट डॉर्फ स्टार को यूनिवर्स में ढूंढना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत कम लाइट एनर्जी बाहर निकालते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए यह काफी आसानी से यूनिवर्स के बड़े ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुपे रहते हैं और दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस तरह के स्टार्स करीब 8 से 10 बिलियन सालों तक जीते हैं, जिसके बाद ये अपनी अगली स्टेज में पहुंचते हैं जिसे ब्लैक डॉर्फ स्टार कहा जाता है। यह इनकी 4th एंड लास्ट स्टेज होती है। नंबर 4, ब्लैक डॉर्फ स्टार। यह बहुत ही खास तारे होते हैं और सच तो यह है कि अभी तक वैज्ञानिक इस तरह के किसी भी स्टार्स को हमारे यूनिवर्स में ढूंढ नहीं पाए हैं, जिसका कारण यह है कि इस तरह के स्टार्स को बनने में ही एक लंबा प्रोसेस लगता है जिसमें मिनिमम 14 से 15 बिलियन साल लगते हैं और हमारे यूनिवर्स का जन्म ही आज से 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। यानी हमारा यूनिवर्स ऐसे किसी तारे के लिए अभी काफी यंग है। लेकिन इस तरह के स्टार्स इसलिए चौंकाने वाले होते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक डॉर्फ स्टार का कोई अंत नहीं होता। यानी अभी तक की रिसर्च यही बताती है कि इस तरह के स्टार्स अनंत समय तक जीवित रहते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर से रेडिएशन के रूप में एनर्जी को बाहर निकालते रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के तारों को यूनिवर्स में देखना लगभग असंभव होता है क्योंकि इनसे निकलने वाली रेडिएशन इतनी कम मात्रा में होती है कि उसे स्पेक्ट्रोमीटर या किसी टेलीस्कोप में देख पाना संभव नहीं है। इसके अलावा ब्लैक डॉर्फ स्टार किसी तरह की कोई लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, पर क्योंकि यह एक स्टार होता है और इसका मास भी काफी ज्यादा होता है इसलिए इसके आसपास के स्पेस पर इसकी ग्रेविटी के असर के चलते हम इसे यूनिवर्स में ढूंढ सकते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जिस तरह हम ब्लैक होल को यूनिवर्स में ढूंढते हैं। इस तरह के तारों का तापमान माइनस में होता है, यानी यह गर्म ना होकर अंतरिक्ष की तरह ठंडे होते हैं। यह सभी वह स्टार्स थे जिनका मास इतना ज्यादा नहीं होता कि वह सुपरनोवा धमाके में फट सकें और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल सकें। पर अगर किसी तारे के पास हमारे सूर्य की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा मास होता है तो ऐसे में संभावना होती है कि वह तारा अपनी रेड जाइंट स्टेज में पहुंचकर एक सुपरनोवा धमाके में विस्फोट से फट जाएगा, जिसके बाद एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल का जन्म होगा। नंबर 5, ब्लू जाइंट स्टार। यह यूनिवर्स के सबसे बड़े तारे होते हैं जिनका आकार हमारे सूर्य से भी कई हजार गुना ज्यादा हो सकता है। इस तरह के स्टार्स का सरफेस टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभी तक की रिसर्च में यह पाया गया है कि ब्लू जाइंट स्टार यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार्स में से एक होते हैं जिनकी चमक हमारे सन से भी कई हजार से लेकर लाखों गुना ज्यादा अधिक हो सकती है। पर इस तरह के तारों की उम्र काफी ज्यादा छोटी होती है क्योंकि इनका जितना बड़ा आकार होता है उतनी ही तेजी से यह अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल को फ्यूज करके उसको लाइट एंड हीट एनर्जी में बदलते चले जाते हैं और करीब 1 बिलियन साल के लाइफ स्पैन के बाद ही यह तारा एक सुपरनोवा धमाके में फट जाता है। और यही कारण है कि इस तरह के तारों के चारों ओर ऑर्बिट करने वाले ग्रहों को इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वहां पर किसी तरह का जीवन उत्पन्न हो सके। इसके अलावा इस तरह के तारों के आसपास मौजूद ग्रहों पर इतनी ज्यादा लाइट एंड हीट एनर्जी पहुंचती है कि वह पूरी तरह से जल चुके होते हैं जहां जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं होता। नंबर 6, न्यूट्रॉन स्टार। इस तरह के स्टार्स का जन्म तब होता है जब हमारे सन से करीब 25 गुना या उससे अधिक मैसिव स्टार की मृत्यु होती है। ऐसे में अगर किसी कारण से वह स्टार किसी ब्लैक होल में नहीं बदल पाया तब वह एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। इस तरह के तारे यूनिवर्स के सबसे डेंसिटी वाले और गर्म ऑब्जेक्ट्स में से एक होते हैं। इनका सरफेस टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर इस तरह के तारों की सबसे खास बात यह होती है कि इनका मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होता है। इन्हें आप यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कह सकते हैं जो बिलियंस किलोमीटर दूर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को भी टुकड़ों में तोड़ सकती है। इस तरह के स्टार के मैग्नेटिक फील्ड में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बच पाता। ब्लैक होल के बाद यह हमारे यूनिवर्स के दूसरे सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स में से एक होते हैं
और ये इतनी ज्यादा डेंसली पैक्ड हो चुके होते हैं कि इनके एक चम्मच मैटर की मात्रा का मास हमारे पूरे माउंट एवरेस्ट के मास से भी ज्यादा हो सकता है। नंबर 7, ब्लैक होल। वैसे हम ब्लैक होल के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ काफी शॉर्ट में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक बहुत ही बड़े और मैसिव स्टार की मृत्यु होती है तो ऐसे में सुपरनोवा धमाके के बाद भी उस तारे के अंदर काफी मात्रा में मास बच जाता है, जिसके बाद वह बहुत तेजी से कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कई लाख किलोमीटर के रेडियस वाला एक तारा बहुत ही छोटे से पॉइंट में आकर सिमट जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इतनी से बिंदु में इतना ज्यादा मास होने के कारण यह हमारे स्पेस टाइम को इतना ज्यादा बैंड कर देता है कि स्पेस टाइम में एक गहरा गड्ढा हो जाता है, जिनके कारण इनकी ग्रेविटी इंसेनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये हमारे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ग्रेविटी फोर्स वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसके कारण वहां पर सभी फिजिक्स रूल टूट जाते हैं। यानी सिंगुलैरिटी पर कोई भी फिजिक्स का नियम काम नहीं करता और वहां पर समय भी पूरी तरह से रुक जाता है। तो ये थे हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले कुल 7 तरह के स्टार्स। क्या इसके अलावा भी कोई और स्टार्स होते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।